गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का 13वां लेसन ध्वनि, और इसके बारे में हमने ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किस प्रकार कंपन पैदा होते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए हमने अब तक पात्रों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करके देखा, अब हम मनुष्य में ध्वनि की बात कर रहे हैं। देखिए मानव में ध्वनि वाक यंत्र किसके द्वारा, मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। हम अगर अपनी अंगुलियों को कंठ पर रख के देखें तो हमें एक बिल्कुल कठोर भाग है वो दिखाई देता है। कैसा भाग दिखेगा, कठोर भाग दिखाई देता है। ठीक है, और ये कठोर भाग देखिए, ये चित्र के अंदर में दिख रहा है कि अंगुली से पकड़ा हुआ दिखा रखा है, ये कठोर भाग है। तो ये कठोर भाग है, उभार है, वो कंठ है। इस कठोर उभार को हम कब देखते हैं, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं उस समय हमें ये चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कंठ है जो मानव में ध्वनि वाक यंत्र पैदा करने का साधन है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है, वाक यंत्र श्वास नली के ऊपर के हिस्से पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण सी झिरी बन जाती है। यानी श्वास नली है, उसके ऊपरी सिरे पर ये जो वाक यंत्र होता है, और वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु एकदम तने हुए होते हैं, और तने हुए जो होते हैं उनके बीच वायु निकलने के लिए पतली सी झिरी बनी होती है। ठीक है, ये देखिए चित्र के अंदर, इधर एक तरफ तो कंठ है, उसको अंगुली से पकड़ दिखा रखा है, और दूसरे में वाक यंत्र या वाक तंतु दिखा रखे जिनके बीच में झिरी बनी हुई है। और इस जब क्या होता है कि आगे जब हम बोलते हैं तो बल के साथ फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, और जब फेफड़ों से बल के साथ हवा बाहर निकलती है तो ये वाक तंतु है वो कंपन करने लगता है, और जब ये कंपन करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो अपने पास आ गया कि उससे जब फेफड़ों से वायु बलपूर्वक निकलती है और वाक तंतु की झिरी है उससे बाहर निकलती है, तो वहाँ झिरी पतली होती है, वाक तंतु कंपन करने लगते हैं और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियाँ वो क्या करती है कि वो या तो तंतुओं को एकदम ताड़ देती है या उनको ढीला कर देती है। जब वाक तंतु तना हुआ हो और पतला हो तब वाक ध्वनि का प्रकार है, ठीक है, वो अलग होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी वाक ध्वनि अलग होती है। लेकिन जब वाक तंतु ढीले हो जाएं और मोटे हो जाएं तब उसकी ध्वनि अलग प्रकार की होती है। कहने का मतलब वाक तंतु ढीले और मोटे हैं या तने हुए और पतले हैं, उन आधार पर इनकी ध्वनि अलग अलग होती है। जैसे यहाँ हमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियाँ ली गई है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तान दिया गया है। इनके बीच में अंतराल यानी दरार रखी है। अब उस दरार में जब हवा फूंकते हैं तब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच में हवा बाहर निकलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार देखिए यही काम हम कागज़ के टुकड़े से कर सकते हैं। कागज़ का एक टुकड़ा लें जिसमें पतली झिरी बना लें, और फिर हम उस कागज़ को अपनी अंगुलियों के बीच पकड़ें, जैसे ये पकड़ रखी है, बच्चे ने पकड़ रखी है। अब हम इसमें फूंक मारें तो तनी हुई झिल्ली है या दरार में से बाहर निकलती है हवा, तो झिरी है उसके बीच में हवा फूंकने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हमारे वाक तंतुओं में भी बीच में से हवा निकलती है तो वो कंपन करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ हमें विशेष बातें दी गई है कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, ठीक है, और महिला के वाक तंतुओं की लंबाई 15 मिलीमीटर होती है, और बच्चों के वाक तंतु और भी छोटे होते हैं। ध्यान रखें, पुरुष के वाक तंतु बड़े हैं, महिला के उससे छोटे हैं, और बच्चों के उससे भी छोटे हैं। तो इनके वाक तंतु है, उनके आकार अलग अलग हैं, लंबाई अलग अलग है, इसीलिए पुरुष की, महिला की और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। मेन बात यहाँ आ जाती है
कि हम सब की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि पुरुष की वाग तंतु की लंबाई, महिला की वाग तंतु की लंबाई, बच्चे की वाग तंतु की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए ध्वनियाँ भी अलग अलग उत्पन्न होती है। अगला हमारे पास प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ध्वनि को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो क्या उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। जी क्रियाकलाप दे रखा है, पहले एक गिलास है, उस गिलास के अंदर एक सेल फोन रख दिया गया है। ध्यान रखिए इस गिलास के अंदर किसी प्रकार का पानी नहीं है। ठीक है, इसमें सेल फोन रखा है और अब दूसरे सेल फोन से इसमें घंटी करते हैं तो भी घंटी अपने को सुनाई देती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस गिलास को उठाएंगे और इस गिलास को मुंह के पास ले जाकर बिल्कुल अपने होठों से सटा लेंगे और अपने हाथों से इसको पूरी तरीके से पैक कर लेंगे। ठीक है, जैसे चित्र में दिखा रखा है। अब हम फिर क्या करेंगे, उसके अंदर टेलीफोन करेंगे या फिर से दूसरे सेल फोन से घंटी करेंगे। जब घंटी करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब क्या करेंगे कि जिस बच्चे ने गिलास को मुंह के लगा रखा है वो गिलास में से वायु बाहर खींचता है, यानी वो गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचेगा। जैसे जैसे वो वायु बाहर खींचेगा वैसे वैसे ध्वनि है या घंटी की आवाज़ है वो धीमी होती चली जाती है, लेकिन जो ही वो गिलास को मुंह से हटाता है घंटी फिर तेज़ हो जाती है। अब इसका कारण क्या है कि जब वो वायु को अपने अंदर खींच रहा है, मुंह के अंदर खींच रहा है, तब ध्वनि कम होती जा रही है और जैसे हटा लेता है ध्वनि तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर ध्वनि की प्रबलता कम हो रही है और यदि हवा की मात्रा ज़्यादा है, वायु ज़्यादा है तो ध्वनि तेज़ हो रही है। यदि हम गिलास में से सारी वायु बाहर निकाल दें या खींच पाएँ तो ध्वनि पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है निर्वात, यानी वहाँ से हमने पूरी हवा निकाल दी है। ऐसा माध्यम जहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं हो वो निर्वात कहलाता है और ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, अर्थात ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि हमेशा माध्यम में ही गमन करेगी। तो यहाँ हमने हवा की बात की थी कि गिलास के अंदर हवा मौजूद है और हम अंदर खींच रहे हैं तो मौजूद है तो ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, और हवा को हम खींच रहे हैं मुंह के अंदर तब वो हमें कमज़ोर सुनाई दे रही है। इसका मतलब वायु के अंदर ध्वनि का गमन होता है। तो क्या द्रव्य में भी ध्वनि का गमन होता है? बिल्कुल, द्रव्य में भी ध्वनि का गमन होता है। जैसे एक बच्चा है, इस बच्चे ने एक जल से भरा हुआ पात्र ले रखा है, उस पात्र के अंदर उसने एक घंटी है वो एक हाथ से डाल रखी है। ठीक है, पात्र में उसका हाथ है, घंटी उसके हाथ में। अब वो क्या करता है कि उस घंटी को बजाता है और कान को जल सतह के पास ले जाता है, लेकिन ध्यान रखें कान जल के अंदर न जाए, जल सतह तक समीप रहे। अब वो क्या करता है, नीचे पानी के अंदर घंटी बजाता है लेकिन वो उसके कानों को सुनाई देता है। इसका मतलब साफ है कि ध्वनि जल के अंदर भी गमन करती है या ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है। ठीक है, और यही वजह है कि व्हेल मछली है या डॉल्फिन मछलियाँ ये पानी के अंदर रहती है लेकिन फिर भी वो जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कि ध्वनि द्रव्य के अंदर चल सकती है। तो क्या ठोस में भी ध्वनि गमन करती है? बिल्कुल, ठोस में भी ध्वनि गमन करती है। देखो इसके लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है, उदाहरण देखिए। एक ये धातु का एक मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल को लिया गया है और एक हिस्सा एक बच्चे ने अपने कान के समीप लगा रखा है, जबकि दूसरा बच्चा दूसरे हिस्से को खरोंच रहा है, खटखटा रहा है। तो जिस बच्चे ने कान लगा रखा है एक हिस्से से, उसको खरोंच की और खटखटाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसका मतलब ध्वनि ठोस में भी गमन करती है। तो इन प्रयोगों से हम कह सकते हैं कि ध्वनि
वायु में गमन कर सकती है, ध्वनि द्रव में गमन कर सकती है और ध्वनि ठोस में भी गमन कर सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस सभी में ध्वनि का गमन होता है। ठोस में गमन का एक और एग्जाम्पल है कि एक बच्चे ने मेज़ के कोने के कान लगा रखा है, दूसरा मेज़ को खटखटा रहा है, खरोंच रहा है और दूसरे को आवाज़ सुनाई दे रही है। इस प्रकार ध्वनि लकड़ी या धातु में आसानी से चल सकती है। तो ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है और इसी प्रकार ये द्रव में और गैस में संचरण कर सकती है। कहने का मतलब है ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और किसी माध्यम में हो चाहे वो ध्वनि सभी दिशाओं में संचारित हो सकती है और हमें वो सुनाई देती है। लेकिन हमें कैसे सुनाई देती है, ठीक है, यानी हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे कान से सुनते हैं। ध्यान रखें, कान का जो बाहरी हिस्सा है वो हमारे सुनने में किसी काम का नहीं है। ध्यान रखें, हम कहते हैं अक्सर कि हम कान से, बिल्कुल सही बात है, हम कान से सुनते हैं, लेकिन कान का बाहरी हिस्सा इसके अंदर कोई रोल नहीं निभाता। देखिए कान के बाहरी भाग क्या करती है, कीप की तरह है। जब कोई भी ध्वनि आती है वो उसके अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करती है तो एक लंबी नली है, उस नलिका से गुजरती है। तो ध्वनि इस कीप जैसी आकृति से होती हुई नली में प्रवेश करती है और नली से गुजरती हुई आगे जाती है। तो इसके नली के सिरे पर एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है। इस तनी हुई झिल्ली को कर्णपटय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटय। और कर्णपटय के पास जब ये आवाज़ या ध्वनि पहुंचती है नली से होती हुई, तो कर्णपटय क्या करता है, वो कर्णपटय कंपन करने लगता है। जब कर्णपटय कंपन करेगा तो ये कंपन हमें महसूस होंगे और ये कंपन क्या करेंगे, अंतःकरण तक पहुंच जाएंगे और अंतःकरण क्या करेगा, इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देगा और हमें सुनाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कान के द्वारा सुनाई देता है। यानी कान एक कीप की आकृति का है, बाहरी भाग, उस कीप की आकृति में से ध्वनि प्रवेश करती है, वो नलिका रूपी संरचना से गुजरती है और नलिका रूपी संरचना से होती है वो अंदर एक पर्दा होता है, उसी को कर्णपटय कहते हैं। कर्णपटय तक पहुंचती है तो कर्णपटय उस हवा को या कंपनों को प्राप्त करके खुद कंपन करने लगता है और ये कंपन अंतःकरण तक भेज दिए जाते हैं और अंतःकरण इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और हमें सुनाई देता है। तो इस प्रकार जो कर्णपटय वो एक रबड़ की तनी हुई सीट की तरह कार्य करता है और ये हमें कान दे रखा है। यानी किस प्रकार एक बाहर कीप क्या करती है और अंदर कर्णपटय जहाँ हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हम अपने कानों से ढंग से सुन सकें, इसके लिए हमें अपने कानों की सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। हमें कोई भी तीखी चीज़, कोई नुकीली चीज़, कोई कठोर वस्तु हमारे कानों में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्णपटय को नुकसान पहुंच सकता है और जिसके कारण हमें सुनना बंद हो सकता है या हमारी सुनने की शक्ति खत्म या कम हो सकती है। तो ध्यान रखें, कान को सही तरीके से रखना चाहिए।